चलिए, तो C4 साइकिल और C3 साइकिल खत्म होने के बाद केम पाथवे कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा पाथवे है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, ये एक खास प्रकार का एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है, जिसका फुल फॉर्म, केम पाथवे का फुल फॉर्म है क्रिसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको ढूंढा था ओवेरी एंड रोहिनी ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो याद रख लें। ठीक है, और नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, लग हो रहा, रुक जाओ 1 मिनट। अब ठीक है। हाँ, तो इसको इसको डिस्कवर्ड किया था ओलेरी एंड राहुनी ने। तो उन्होंने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर फैमिली की प्लांट में उन्होंने वर्क किया, और वह फैमिली था क्रेसुलेसी फैमिली। क्रेसुलेसी फैमिली में जब उन्होंने वर्क किया, उनको लगा यार ये तो C4 साइकिल जैसा ही पाथवे चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है इसका, बस थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अलग है तो C4 साइकिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलग नाम। नाम ही रख दिया उस प्लांट के एसिड मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। मैं आपको इस पूरे पाथवे में ये बताने वाला हूं, वहां पर भी रुबिस्को था C4 में, वहां भी पेप्केज था, यहां भी रुबिस्को है, यहां भी पेप्केज है, मगर वहां रुबिस्को और पेप्केज को एट अ टाइम वर्क नहीं करने दिया जाता था, सॉरी, एट अ सेम प्लेस वर्क करने नहीं दिया जाता था, और केम पाथवे में एट अ टाइम वर्क नहीं करने दिया जाएगा। मींस C4 प्लांट में ड्यू टू क्रेंज एनाटोमी पेप्केज और रुबिस्को को अलग अलग किया गया। और वो बेसिकली पेप्केज और रुबिस्को को अलग अलग नहीं किया गया है, एक्चुअल में रुबिस्को को O2 से दूर किया गया है। हकीकत तो ये है, रुबिस्को को O2 से दूर किया गया फोटो रेस्पिरेशन रोकने के लिए, और इसीलिए तो C4 में फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर होता है। और थोड़ा बहुत होगा भी तो कैसे होगा, मैंने आपको कहा था कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में तो O2 लेगा, बंडल सीट सेल अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन के लिए, थोड़ा बहुत O2 आ जाए तो आ जाए, वो भी रेयर। और तो वहां पे क्या था, क्रेंज एनाटोमी की वजह से रुबिस्को और पेप्केज अलग अलग जगह पर था, अलग अलग जगह काम दिन में ही करते थे, रुबिस्को भी और पेप्केज भी। C4 में तो पेप्केज दिन में काम करता है ना, बट केम पाथवे में पेप्केज रात को काम करता है, और रुबिस्को तो हमेशा ही दिन में काम करता है, रुबिस्को दिन में काम करता है। और आपको मैं ये बता दूं, सी केम पाथवे में भी रुबिस्को को O2 से दूर रखा गया है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रेंज एनाटोमी है, ना 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 ना। वहां तो क्रेंज एनाटोमी था ना, मीजोफिल सेल में चल रहा लाइट रिएक्शन, बंडल शीथ में चल रहा है डार्क रिएक्शन, रुबिस्को है बंडल शीथ में, O2 रिलीज हो रहा है उधर मीजोफिल में। तो उन दोनों को अलग किया गया, कैसे, बाय एनाटॉमिकल फीचर्स। और यहाँ एनाटॉमिकल फीचर से अलग नहीं कर रहे हैं किसको, रुबिस्को को O2 से, ना ना ना, यहाँ अलग कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ टाइम से। अलग अलग, जब O2 रिलीज होगा, जब O2 रिलीज होगा तो उस समय रुबिस्को के कांटेक्ट में नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी। कैसे बढ़ी रहेगी अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, यहाँ बंडल शीथ जैसा कोई सेल नहीं है, यहाँ केवल मीजोफिल सेल ही है। लेकिन मीजोफिल सेल में ही पर्टिकुलर पाथवे, केम पाथवे का आधा पार्ट दिन को चलेगा, आधा पार्ट रात को चलेगा, तब जाके एक पाथवे कंप्लीट होगा, एक साइक्लिक पाथवे कंप्लीट होगा। समझ रहे हो, मीजोफिल सेल में ही आधार पार्ट रिएक्शन का रात को चला, आधा दिन को चला, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब वहां तो क्या होता था, याद करो, वहां क्या होता था, साइक्लिक पाथवे का दिन में ही होता था पूरा, आधा पार्ट मंडल मीजोफिल सेल में होता था, आधा पार्ट बंडल शीथ में होता था, लेकिन होता दिन में ही था। डिफरेंस समझ पा रहे हो। तो मैं आपके सामने मीजोफिल सेल बनाने जा रहा हूँ। अब आपको पता ही है मीजोफिल सेल लीफ का कौन सा सेल है, एपिडर्मल सेल के नीचे वाला पेरेनकाइमेटस सेल, है कि नहीं। तो ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ मीजोफिल सेल, ये पूरा का पूरा एक सिंगल मीजोफिल सेल मैंने बनाया, ठीक है। और आपको पता है कि मीजोफिल सेल के ऊपर में कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ होगा, स्टोमेटा, घने सारे स्टोमेटा लगे होंगे एपिडर्मल सेल में, ठीक है, एपिडर्मल लेयर में। तो ये लो मैंने स्टोमेटा दिखाया जी। अब समझना ध्यान से, ये स्टोमेटा मैंने ओपन दिखाया है। मुझे बताओ अगर केम प्लांट में मैंने स्टोमेटा को ओपन दिखाया है तो ये दिन का समय होगा कि रात का समय होगा,
दिन का। रात का। केम प्लांट में स्टोमेटा रात को खुलता है, यही तो फीचर है। इसी स्टोमेटा को तो एस्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। और इधर मैंने स्टोमेटा क्लोज दिखाया है, तो ये समय दिन का होगा या रात का होगा? दिन का। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टोमेटा खुला हुआ है यहाँ पे बंद है, नहीं, मुझे एक ही डायग्राम में दोनों दिन और रात दोनों पढ़ाना है, इसलिए मैंने यहाँ स्टोमेटा खोल दिया और यहाँ बंद कर दिया। अदरवाइज अगर दिन है तो ये सारे स्टोमेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्टोमेटा लगे हुए हैं वो सबके सब बंद है, और अगर रात है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्टोमेटा हैं सबके सब खुले हुए हैं। समझ पा रहे हो? मैं तो स्टडी करा रहा हूँ ना, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एक ही डायग्राम में दोनों रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ, दिन और रात का। बीच में मैं लाइन खींच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेसोफिल सेल में लाइन खींची हुई है, आधा रिएक्शन दिन को इधर चलेगा, आधा रिएक्शन रात को उधर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा सेपरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, समय का सेपरेशन बेसिकली। ठीक है, तो चलो इधर, इसका मतलब मैं इधर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा अंधेरे में पढ़ाऊंगा, मीन्स वो रात का समय है। अरे समझ पा रहे हैं क्या? इधर मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो नाइट का समय है, और मैं इधर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो दिन का समय है, क्योंकि दिन को स्टोमेटा बंद रहेगा किसमें, केम प्लांट में। इधर ये दिन का समय, डे का समय। तो सबसे पहले तो आपको यही बात क्लियर होना चाहिए। अब आपको बता रहे हैं हम रात और दिन का क्या अच्छा, ये पूरा मेसोफिल सेल है, ये पूरा मेसोफिल सेल है, और ये मेसोफिल सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, चलो अब मैं बता रहा हूँ कि ये है क्लोरोप्लास्ट। किसका क्लोरोप्लास्ट? मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट। और क्या, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता ही है सही कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अच्छा मुझे बताओ, इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, ग्रेना की कमी थोड़ी है, ग्रेना बिल्कुल होगा। तो ये लो मैं ग्रेना बना देता हूँ। अब मैं इधर क्यों बना रहा हूँ, होगा तो इधर भी। मैं इधर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिन को लाइट डायरेक्शन कराना है इधर। समझ पा रहे हो? मैं डायग्राम को सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, पूरा ग्रेनम वगैरह सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, लेवलिंग की जरूरत नहीं है ना, अब इतना समझदार हो गए। ठीक है, अच्छा ये क्या है, कोई बता मुझे, ये क्या है? स्ट्रोमा। एस्ट्रोमा। चलो अब खेला शुरू कर दें। तो सबसे पहले मुझे कोई बता दो, पेप्केज कहाँ पाया जाएगा और रूबिस्को कहाँ पाया जाएगा? मुझे ये केवल बता दो आप लोग। पेप्केज साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेप्केज, स्ट्रोमा में। और यहाँ लिख दिया मैंने रूबिस्को। लिख दूं इधर रूबिस्को, इधर लिख दूं? चलो इधर ही लिख देते हैं। चलो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और फाइनल CO2 एक्सेप्टर का नाम कोई बता दो मुझे जल्दी से। प्राइमरी पेप्केज, फाइनल रूबिस्को। तो प्राइमरी पेप्केज कहाँ मिलेगा और रूबिस्को कहाँ मिलेगा? रूबिस्को क्या, RUBP? अरे रूबिस्को और पेप्केज तो पहली बात एंजाइम है, मैं CO2 एक्सेप्टर का नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा, पीपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, RUBP फाइनल CO2 कौन कहाँ मिलेगा? पीपी साइटोप्लाज्म में और RUBP स्ट्रोमा में। कौन कितना कार्बन कंटेंट कंपाउंड? PP3 RUBP 5 कार्बन। ठीक है, और ये RUBP 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चलेगा। ये इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोल एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात का समय है, स्टोमेटा खुल गया। अब ये केम प्लांट में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ये रात को और दिन को क्यों होता है, सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, आप अगर हायर क्लासेस की बॉटनी पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा, क्यों रात को ही खुला केम प्लांट में, ये अडेप्टेशन ही तो है उसका। ठीक है, तो रात को खुल गया तो खुल गया, अब क्या, तो खुल गया। ठीक है, अब रात को क्या हुआ, CO2 कैप्चर हो गया, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आया। अब मुझे बताओ, अगर रात को खुला है तो मैंने आपको कहा था स्टोमेटा केवल CO2 लेने के लिए नहीं खुलता है, बल्कि ट्रांसपोर्टर वाटर लॉस होने के लिए भी खुलता है। तो इससे वाटर का लॉस भी हुआ, वाटर वेपर का, यस और नो? तो वाटर उधर गया और CO2 अंदर आ गया। तो हमें तो अभी CO2 के बारे में जानना है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये CO2 है। अब मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ, शायद गैस लीक हो रहा है।
तो हमें क्या करा था कि एस्टोमेटा खुला तो CO2 अंदर आया और वाटर वेपर बाहर गया। वाटर वेपर बाहर गया हो तो एक अलग मैकेनिज्म है, वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन बाद में, ठीक है। तो अब CO2 आ गया। अब मुझे बताओ कि ये CO2 और ये PEP ये दोनों क्या कर जाएगा आपस में रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज एंजाइम। तो मैं पेप्टेज को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज एंजाइम। चलो मुझे कोई बताओ कि पेप्टेज एंजाइम के रिएक्शन से यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा। स्टेबल वगैरह बाद में बात करेंगे, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितना कार्बन वाला होगा। 4 कार्बन वाला। मुझे बताओ पेप्टेज एंजाइम किस पीएच पे वर्क करता है, अल्कलाइन या एसिडिक। अल्कलाइन। अच्छा कल मैंने गलती से अल्कलाइन में ज्यादा कम ही अल्कलाइन लिखा था, 7.8 के आसपास। ना 8 समथिंग के आसपास वर्क करता है, 8.2 के आसपास। 7.8 बेसिकली ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन वगैरह जो होता है इंटेस्टाइन का एंजाइम वगैरह, मैं उसके बारे में फ्लो में बता दिया। ये और भी ज्यादा अल्कलाइन पे वर्क करता है, 8 पॉइंट समथिंग पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये अपडेट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो पेप्टेज अल्कलाइन पेज वर्क करता है। मुझे बताओ यहाँ CO2 और PEP के रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज एसिड बना है कि बेस। तो ये पीएच को बढ़ाएगा या घटाएगा। घटाएगा। तो ये पेप्टेज के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल। दैट्स व्हाई ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल टू द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कहाँ गया है, स्ट्रोमा में। रात का समय चल रहा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड यहाँ गया है। अच्छा अब चक्कर पड़ा कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को यहाँ क्या करना है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को यहाँ करना है रिडक्शन। क्या करना है उसको, रिडक्शन। और आपको पता है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, जल्दी बोलो। मैलिक एसिड। क्या बनता है, मैलिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर वो तो ठीक है रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन सर रेड्यूसिंग पावर कौन होगा यहाँ पे। अगर मैं NADPH2 लिख दूं, लो लिख दिया मैंने NADPH2 इसको रिड्यूस कर देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। तो आप सवाल खड़ा करोगे, ये तो रात का समय है, NADPH2 तो बनता ही नहीं है रात का समय NADPH2 तो बनता ही नहीं है। तो NADPH2 आया कहाँ से। और ऐसा होता नहीं है कि दिन भर बना हुआ NADPH2 रात भर स्टोर हो जाए, ऐसा होगा भी नहीं। NADPH2 कहाँ से आया। और मैं आपको बता दूं NADPH2 यूज होता है, हाँ, लेकिन NADPH2 भी यूज हो सकता है और NADH2 भी यूज हो सकता है। NADH2 अगर उसको रिड्यूस करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। तो आप कहोगे सर ये NADH2 या NADPH2 यहाँ आया कैसे और कहाँ से आया। तो बच्चा सुन लो, अगर NADH2 यूटिलाइज हो रहा है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के रिडक्शन में तो ग्लाइकोलाइसिस से आया। फिर आप सवाल खड़ा करोगे कि ग्लाइकोलाइसिस तो चलता है साइटोप्लाज्म में, तो स्ट्रोमा में कैसे आए, मेम्ब्रेन तो इम्परमेबल है। हेलो करोगे ना क्या सवाल करा। फिर कहोगे NADPH2, हाँ सेटल सिस्टम, बहुत बढ़िया, शाबाश, सेल रेस्पिरेशन में पढ़ा रखा है, उसी पे आने वाला था मैं। तो NADH2 सटल सिस्टम से है ग्लाइकोलाइसिस से। चलो NADH2 का तरीका बता लो। क्या सबसे बड़ा सवाल कि NADPH2 कैसे यूटिलाइज हो सकता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए रात के समय, तो बता सकता है। और ये भी मैं सेल रेस्पिरेशन में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं हिंट दे देता हूँ, एक खास प्रकार का पाथवे है जो NADPH2 प्रोवाइड करा देगा रात के समय में, HMP संट पाथवे। HMP संट पाथवे में NADPH2 प्रोड्यूस होता है, याद करो। और ये NADPH2 HMP संट पाथवे से आ जाएगा। तो आइदर या तो NADPH2 यूटिलाइज हो जाएगा या तो NADH2 यूटिलाइज हो जाएगा, और फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होते रहेगा मैलिक एसिड में। तो मुझे बताओ क्या ये ऐसा एक प्रोसेस चल रहा होगा क्या। ऐसा तो रात भर स्टोमेटा खुला है, रात भर पूरा मैलिक एसिड यहाँ पर बन के स्टोर हो रहा है, यस और नो, बन के यहाँ स्टोर हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्टर्बेंस रात में नहीं फील होगा, ये डिस्टर्बेंस दिन में फील होगा, क्योंकि रूबिस्को भी तो वर्क करता है पीएच, अल्कलाइन पीएच 8.2 के आसपास पर, यस और नो। तो अगर रात भर आप वहां मैलिक एसिड स्टोर करोगे तो पीएच तो रात भर में चेंज हो जाएगा,
एसिडिक हो जाएगा। तो दिन होने पर इसको काम ही नहीं करेगा, क्या करें? हाँ क्या करें? तो काम करो, वैक्यूम से बाहर निकाल। वैक्यूल, वैक्यूल अभी कहाँ आया है? अभी तो क्लोरोप्लास्ट बनाया है, ये तो क्लोरोप्लास्ट है। अरे भौंटे, ये तो क्लोरोप्लास्ट है अभी, अभी वैक्यूल सीन में कहाँ आया है? ये तो क्लोरोप्लास्ट है। अब आएगा वैक्यूल सीन। इसका मतलब ना ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को हम साइटोप्लाज्म में स्टोर कर सकते हैं, ना ही मैलिक एसिड को हम स्टोमा में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को साइटोप्लाज्म में स्टोर करेंगे तो पेप्टेज का एंजाइम का एक्टिविटी बदल जाएगा, रुक जाएगा। मैलिक एसिड को स्टोर करेंगे स्टोमा में तो रुबिस्को का एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा। तो क्या करें? चलो ठीक है, इसको निकाल के ले आते हैं इधर। किधर ले आए? साइटोप्लाज्म में फिर से। तो कह रहे हैं फिर साइटोप्लाज्म में मैलिक एसिड आएगा तो फिर से पेप्टेज का एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो करें क्या? तो याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था सेल में कि सेल में एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो स्टोरेज का काम करती है, एसिड फेसिड सबको स्टोर कर लेती है, और वो कौन है? बताओ जरा, वो कौन है? वैक्यूम। वैक्यूल। और बताओ जरा, वैक्यूल डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन क्या कहलाती है उसकी? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। आपने गौर नहीं, ये वैक्यूल है, ये क्या है? वैक्यूल है। आपने गौर नहीं किया, मैंने वैक्यूल का आधा पार्ट रात के तरफ बनाया है और आधा पार्ट दिन की तरफ। अरे डायग्राम सिस्टमेटिक बना रहा हूं मैं पूरा, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है। अब क्या हो रहा है, रात भर वैक्यूल्स में ये मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है, मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है, रात भर स्टोर हो रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड कंपाउंड है। मतलब यहां तक का ये गुलाबी कलर जो है लड़कियों का फेवरेट वाला, ये गुलाबी कलर, गुलाबी कलर के इधर वाला, ये सब कुछ रात में हुआ है, अभी दिन हुआ ही नहीं है ना, इसलिए मैंने अभी इधर सब कुछ लिखा है। कह रहे फिर ये क्यों लिखे? अरे भैया कल दिन होगा, दिन का तैयारी का समय उधर लिख दे रहे हैं कि दिन में ये सब होगा उधर। गुलाबी के इधर वाला जो प्रोसेस हुआ है ये सब हुआ है रात को। क्या हुआ? फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टोमेटा ओपन हुआ, एटमॉस्फेरिक CO2 आया, वाटर वेपर गया, वो अलग पार्ट है। एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आया, पीपी ने एक्सेप्ट किया, पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एल्कलाइन पीएच पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को साइटोप्लाज्म में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि पेप्टेज का एंजाइम का एक्टिविटी रुक सकता है। तो फिर ये रात को फिर ढेर सारा ऑक्सैलोएसिटिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो तुरंत ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को ट्रांसफर किया कहां? स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। वहां पे उसका रिडक्शन हुआ बाय यूजिंग आइदर NADH2 और NADPH2। सोर्स मैंने बता दिया, बन गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को फिर वहां पे स्टोर नहीं कर सकते स्टोमा में, क्योंकि पीएच डिस्टर्ब होगा तो दिन को फिर रुबिस्को काम नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आप रात भर मैलिक एसिड उसमें स्टोर किया तो दिन में काम ही नहीं कर पाएगा रुबिस्को। तो मैलिक एसिड को निकाल कर साइटोप्लाज्म में लाए। और ऐसा नहीं है कि तुरंत वैक्यूल से सटे होता है कि उससे निकला इसमें घुसा, नहीं, पहले साइटोप्लाज्म में आया मैलिक एसिड स्टोमा से, फिर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में गया, और वैक्यूल में जाके वो स्टोर हुआ, रात भर मैलिक एसिड स्टोर हुआ। अब दिन हुआ, अब मुझे बताओ, जब दिन हुआ तो स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज, बंद हो गया। स्टोमेटा बंद, ऑक्सैलोएसिटिक तो बनने से रहा, अब तो वो बनेगा नहीं, मैलिक एसिड भी अब नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ, अब मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, कहाँ पे? स्टोमा में। तो ऐसा तो है नहीं कि मैलिक एसिड वहां पे है वो टूट के CO2 दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैलिक एसिड है कहाँ पे? बताना जरा, कहाँ पे रात को स्टोर हुआ था? वैक्यूल से। वैक्यूल। लेकिन कि रुबिस्को वर्क कहाँ करेगा? रुबिस्को वर्क कहाँ करेगा दिन को? स्ट्रोमा। स्टोमा में। मुझे बताओ, दिन हो चुका, लाइट रिएक्शन चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? चल रहा होगा। और लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा। कहाँ बना होगा? स्टोमा या ल्यूमेन? ल्यूमेन। अरे भाट, यही उस दिन मेरा गलत करवाया था, ल्यूमेन में है ATP NADPH2 ल्यूमेन में। ल्यूमेन में बनता है सर, लेकिन ट्रांसफर हुआ स्टोमा में ना। अरे NADPH2 ATP कहाँ? ल्यूमेन में कहाँ बनता है? हाँ, इन्वॉल्व होता है ल्यूमेन वाला पार्ट, लेकिन फाइनली वो बनता तो है स्टोमा में ना। ये ल्यूमेन क्यों बोल रहे हो? उस दिन भी डायग्राम गलत हुआ था, हैं? हाँ, अब क्लियर है? हाँ हाँ बोलो। बताया था ल्यूमेन Yes, sir. इनर वार्ड की तरफ होता है और बन के ट्रांसफर हो जाता है स्टोमा में। ये तो फाइनली NADPH2 स्टोमा ATP में के आ बारे में जाता ऐसा है। नहीं होता। ATP NADPH2 के बारे में ऐसा कब बोला मैंने? ATP NADPH2 तो बनता ही स्टोमा में है, स्टोमा साइड। जो ये Yes, थालक वाले yes. मेम्ब्रेन है वो तो स्टोमा साइड ही बनता है, काहे के लिए कंफ्यूज हो रहे हो? O2 के बारे में ऐसा बताया मैंने, ठीक है। तो ATP NADPH2 कहाँ बन गया? स्टोमा में, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ तैयार है, ठीक है, बस आ जाए कैसे भी CO2, मामला तैयार है, डार्क रिएक्शन के लिए सब कुछ सेट है, लाइट रिएक्शन होके पूरा तैयार है, वेट कर रहा है वो तो ATP NADPH2 तरपे जा रहा है CO2 को, CO2 के लिए, बस आ जाए CO2। तो CO2 कैसे आएगा?
मैलिक एसिड से आएगा। तो ये मैलिक एसिड जो रात भर स्टोर हुआ, अब ये मैलिक एसिड जो रात भर स्टोर हुआ था वही मैलिक एसिड और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये मैलिक एसिड निकल के कहाँ आया, पहले आया साइटोप्लाज्म में मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला गया, एस्ट्रोमा में। कहाँ चला गया, एस्ट्रोमा में। ये है मैलिक एसिड। और ये एस्ट्रोमा में जाते, अरे यार 4 कार्बन लिखो ना, और ये एस्ट्रोमा में जाते ही इसका हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो मुझे बताओ, अगर इसका हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो इस दौरान CO2 भी रिलीज हो गया, यस और नो। CO2 भी रिलीज हो गया, यस और नो। और इस दौरान NADP से NADPH2 भी बन गया, NADP से NADPH2 भी बन गया। और ये मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, बताना जरा मुझे जरा, मैलिक एसिड किस चीज में कन्वर्ट हो गया होगा? हाँ बच्चा कोई बताओ। पायरुविक है। बहुत बढ़िया, पायरुवेट। पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो 4 था, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पायरुवेट का हिसाब पता लगा देंगे, पहले रुक जाओ। ये जो पूरा पार्ट है CO2, रुबिस्को, RUBP और ये CO2 जो था, ये सब मिलकर क्या चलाएगा, बताना जरा, बताना जरा। केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल। इसमें ATP NADPH2 भी यूटिलाइज हो जाएगा, यस और नो। सब कुछ एस्ट्रोमा में चल रहा है। अब उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब हिसाब कर लेते हैं किसका, इस पायरुवेट का। पायरुवेट मूव करके किधर आ जाएगा, बताना जरा, एस्ट्रोमा से साइटोप्लाज्म। दिन का समय है सब, साइटोप्लाज्म। 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब इस पायरुवेट का इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, PPD के एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, PPD के, वही PPD के, PPD के एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, बताना जरा, फास्फोराइलेशन। और इस दौरान क्या होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें जरा, बताना जरा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा AMP में। बहुत बढ़िया, AMP में। और ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PP में। फिर वो PP रात में काम आ जाएगा, यस और नो। फिर वो PP रात में काम आ जाएगा, बताना, यस और नो। यस सर। दिस इज केम पाथवे। ये जो एसिड रात में स्टोर होता है ये थोड़ा खास है, ये C4 में नहीं होता है ऐसा। C4 में रात भर स्टोर का काम नहीं चलता है, इसलिए कैल्कुलेशन फैमिली में ऐसा देखा गया कि एसिड रात भर स्टोर होता है, ठीक है, और फिर सुबह टूटता है। यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अलग अलग टाइम पे हो रहा है मैलिक एसिड का, इसलिए एसिड मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसको नाम दिया केम पाथवे, कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। अब आपके मन में यहाँ पे एक भयानक डाउट आना चाहिए, किसी को आया तो पूछो, नहीं आया तो मैं बताता हूँ क्या डाउट आना चाहिए। नहीं आया, मुझे एक बात बताना, पायरुवेट से PP का कन्वर्जन कब हो रहा है, दिन में या रात में? दिन। दिन। सही जवाब दिन में। दिन। PP काम कब आना है, रात में। रात में। कहाँ से आया, कहाँ से आया? कह रहे हैं कि जो दिन भर रीजनरेट होगा वो रात में काम आएगा। चलो ये तो सही आंसर है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिन भर स्टोर हो सकता है। मान लेते हैं जो दिन भर रीजनरेट हुआ वही रात को काम आएगा। मेरा सवाल एक्चुअल में ये नहीं है, मेरा एक्चुअल सवाल पता है क्या है, पहली बार जब किसी प्लांट में ऐसा एवोल्यूशन हुआ होगा, या एक ही प्लांट में जब पहली बार केम पाथवे चला होगा, पहला लाइफ में पहला केम पाथवे चला होगा केम प्लांट में, तो उसमें PP कहाँ से आया होगा, उसमें PP कहाँ से आया होगा? रीजनरेशन तो बाद में होगा ना, पहले तो PP यूज होएगा ना। रात को PP यूज होगा, तब दिन को रीजनरेट हो जाएगा, जितना यूज होगा उतना रीजनरेट हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट टाइम जब किसी प्लांट में केम पाथवे चलेगा लाइफ में पहली बार केम प्लांट में, तो उसमें PP कहाँ से आएगा, को बता सकता है? प्लांट ने डेवलप करा लिया होगा। एक मिनट रुको, हाँ बोलो सृष्टि बोलो। केल्विन साइकिल से। नहीं, और कोई बोलो। ग्लाइकोलाइसिस से। अरे ग्लाइकोलाइसिस सबकी माता यार, मदर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस से ही इवॉल्व हुए, मैंने कहा था उस दिन।
इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ रिएक्शन भी ग्लाइकोलाइसिस है। सबसे पहला मेटाबॉलिक रिएक्शन, वेल डेवलप्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है पीईपी, पढ़ रखे हैं आप सेलर रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लाइकोलाइसिस से खींचा कुछ पीईपी, अब वही पीईपी रात भर क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ पीईपी काम में आ रहा है, दिन में वो सब फिर रीजनरेट हो जा रहा है, फिर रात में काम आ रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है पूरा मामला। बोलो फिर वही सिंपल सवाल, पर ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए केम पाथवे में कितना एटीपी कितना एनएडीपी चाहिए, बता दो फट से, जल्दी से बता दो। आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए केम पाथवे में कितना एटीपी और कितना एनएडीपी? अरे कोई तो बताओ यार। पर ग्लूकोज सिंथेसिस कितना कितना कितना? 6 नहीं 36 ATP। नहीं, क्या है यार, मतलब क्या ही बोलूं यार। पर ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए कितना एटीपी चाहिए और कितना एनएडीपीएस2 चाहिए, ये अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो फिर काहे पढ़ रहे हो यार, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं। चलो इधर बताओ, अब जिससे पूछा 30 एटीपी हो जाएगा इसका। अच्छा 30 एटीपी और एनएडीपीएस2 12 18 12, यही सही जवाब है। अरे पहले तो रटवाया भी था, आज समय तो बस एक्सप्लेनेशन का है, पहले तो रटवा रखा है 30 और 12। आ जाओ समझाते हैं। स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे कोई एटीपी लगा नहीं, यहाँ पे कोई एटीपी लगा है नहीं, हाँ यहाँ एनएडीपीएस2 लगा, लेकिन सुना ध्यान से, जितना एनएडीपीएस2 यहाँ लगा है उतना एनएडीपीएस2 यहाँ रिलीज भी हो गया है, इसलिए ये दोनों तो क्या हो जाएगा, चटका पुटकी, इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब एटीपी कहाँ लगा, सुना ध्यान से, केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए कितना एटीपी लगता है, बताना जरा, जल्दी बताओ। 18, तो केल्विन साइकिल में ही 18 लग गया। अच्छा 18 में भी दो पार्ट में कर रहा हूँ, कितना कितना, 12 और 6। 12 किस चीज में लगेगा, रिडक्शन फेज में, Yes, to sir. reduce Reduction the 6 molecule of to reduce the 12 molecule of PGA one to form 1,3 yes. by PGA, and 6 किस में लगेगा, for the regeneration of 6 molecule of RUBP, RUBP right? तो 18 तो लग गया केल्विन साइकिल में। चलो बच गया कितना, 12। 12 कहाँ लगेगा, 12 कहाँ लगेगा, 12 यहाँ वही ATP से वही AMP। एटीपी इक्विवेलेंट, मैंने रिएक्शन इक्विवेलेंट करके आपको दिखा दिया है पूरा, वैसे जैसे C4 में हुआ है। तो 12 तो लगेगा फॉर द रीजनेशन ऑफ पीपी, फॉर द रीजन 6 मॉलिक्यूल ऑफ पीपी को रीजनेट करने के लिए 12 एटीपी लगेगा, और ओवरऑल 30 एटीपी का हिसाब किताब आपके साथ। सारा खेल ये 12 एटीपी कहाँ लगा है, साइटोप्लाज्म और मेसोफिल सेल में, ये 12 और 6 कहाँ लगा है, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल में, ठीक है। अब बताते हैं 12 एनएडीपीएस2। 12 एनएडीपीएस2 कहाँ लगा, केल्विन साइकिल के रिडक्शन फेज में, टू रिड्यूस द 1,3 by PGA टू फॉर्म 1,3 by PGAL इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल। बोलो हो गया, yes क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन बदल दे। अब तक था फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जहां पर 6 CO2 का फिक्सेशन जरूरी है। अब कह रहा हूं मैं, एक CO2 के फिक्सेशन में केम पाथवे में कितना एटीपी कितना एनएडीपीएस2? 5 ATP बस वही आंसर है, और सिंपल। 2 NADP। 5 ATP and 2 NADPS2। चलो 5 का हिसाब किताब लगा लें, कोई लगा पाएगा, बताओ तो जरा, कौन लगाना चाहेगा, आंसर करो। 6 से डिवाइड कर देंगे सर। नहीं नहीं, ये 5 को पार्ट में डिवाइड करो, जैसे सर, हाँ बोलो। यस सर। सर C3 साइकिल में रीजनरेशन में 2 ATP वहां पे खर्च हो जाएगा सर। अच्छा चलो ठीक है, और हाँ रिडक्शन रिडक्शन फेज में 2 ATP और रीजनरेशन में 1 खर्च हो जाएगा। अच्छा और हाँ, यहाँ ठीक पे 1 ATP से AMP बनाने में 2 लग। है। एक एटीपी से एमपी बनाने में
ऐसे बोलो एक एक pyruvate से पायरुवेट से PP पीपी बनाने में 2 एटीपी थ्योरेटिकली यूज होगा, रिएक्शन इक्विवेलेंट करेंगे तो 5 एटीपी का हिसाब किताब हो गया। तो ये 2 कहाँ लगा है, स्ट्रोमा फॉर द रिडक्शन फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ 3pj टू फॉर्म 1,3/pg। ये 1 कहाँ लगा है, इन स्ट्रोमा फॉर द रीजनेशन ऑफ 1 RuBP केल्विन साइकिल में। दोनों ये 3 तो केल्विन साइकिल में लग गया। 2 कहाँ लगा, इन साइटोप्लाज्म फॉर द फास्फोराइलेशन ऑफ 1 पायरुवेट टू रीजनरेट द 1 PP। तो 5 एटीपी का हिसाब किताब हो गया। 2 NADPH2 कहाँ लगा, कोई बताएगा? रिडक्शन फेज में रिडक्शन फेज to इन convert स्ट्रोमा one ऑफ क्लोरोप्लास्ट। रिडक्शन फेज टू फॉर्म फ्रॉम 1,3/pj टू 1,3/pg AL। देखो आपका फ्लो एकदम बन गया होगा। आप मतलब आज से पहले तो ये सब रटते ही होंगे ना, छत पे दौड़ लगा के, कहते हैं 3 बजे भोर में उठ के दौड़ लगा लेंगे, 30 एटीपी 12 NADPH2 मुझे याद हो गया, है ना। बस आप रट लो, चाहो तो रट लो, या तो फिर हिसाब निकाल लो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, बोलो। क्योंकि आज तो आपके सामने एक ग्लूकोज सिंथेसिस का लिया गया, कल आपके सामने 2 ग्लूकोज सिंथेसिस भी आ जाएगा न्यूमेरिकल, कल तो फिर आपके सामने 3 भी आ सकता है। आज तो आपके सामने 1 CO2 फिक्सेशन लिया है, कल तो मैं चाहूँ तो 2 CO2 फिक्सेशन का न्यूमेरिकल बना दूंगा। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, है ना। तो कितनों का आंसर रटोगे, पॉसिबल है। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, बस फिर छुट्टी करते हैं। एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आपके मन में ऐसा डाउट नहीं आया, सर जब रात को स्टोमेटा खुला तो CO2 आया अंदर, CO2 आया अंदर, तो सर वो CO2 तो गैस है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पीपी एकदम घेराबंदी करके बैठा है कि CO2 आएगा उसको पकड़ लेना है और मेरा मदद कर देगा पेप्केज। ये CO2 तो गैस है, ये तो मूव करके यहाँ पे भी आ सकता है रुबिस्को के पास। तो ये इतना चक्कर क्या कर रहे हो, ये एसिड फेसिड बना के इधर उधर नचा रहे हो। सीधा CO2 को RuBP के साथ जोड़ो और इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को ग्लूकोज बनाओ, खेला खत्म करो। इतना नौटंकी करने का जरूरत क्या है, तो बता सकता है? मेम्ब्रेन परमेएबल नहीं, CO2 के लिए तो मेम्ब्रेन परमेएबल है, वो तो न्यूट्रल है। पता आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका केम वैल्यू, अरे यार कोई केम वैल्यू नहीं, मैं बताता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको इसका आंसर नहीं आता है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई टीचर आपसे आपका नाम भी पूछते ना तो आपको संदेह होने लगता है कि मेरा नाम वही है जो मेरे माता पिता ने रखा है या फिर मेरा नाम कुछ और है, क्योंकि टीचर ने पूछा है। क्योंकि जब टीचर 2+2 भी पूछ देता है तो लगता है 4 ही आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टीचर ने सवाल पूछा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको आंसर आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पूछ दिया इसलिए आपसे आंसर नहीं आ रहा है। अरे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता है कि पेप्केज दिन में रात को एक्टिव होता है और रुबिस्को रात को इनएक्टिव होता है केम प्लांट में? क्या आपको नहीं पता है? कितनों को पता था? हाथ खड़ा करो। है? बस देख लो, सभी को पता था। वही तो मैं क्या करूं, मैं आपसे अगर आपका नाम पूछ दूं ना तो आप डरोगे बोलने में कि हाँ मेरा नाम रीवा कुमारी है। आप कहोगे सर ने मेरा नाम पूछा है, रीवा है या नहीं है पता नहीं, एक बार कंफर्म करना होगा, है कि नहीं। यही होता है, यही होता है, इसी को कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यही हो रहा है आपके साथ। अब मुझे बताओ, इसका उल्टा सवाल अगर मैं आपसे पूछ दूं, उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर समझ गए ना कि भैया रात को पेप्केज एक्टिव रहता है, दिन को रात को रुबिस्को इनएक्टिव रहता है, तो रुबिस्को के पास जाके भी वो कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? इसका उल्टा सवाल करते हैं, जल्दी से 2 मिनट बचा कि जब दिन को मैलिक एसिड टूटा और CO2 उससे रिलीज हुआ एस्ट्रोमा में, तो वो CO2 मूव करके तो पेप्केज के पास भी आ सकता है, पीपी के पास भी आ सकता है, तो उससे पीपी का कार्बोक्सिलेशन होके OA क्यों नहीं बन जाएगा? वो CO2 RuBP के साथ ही जुड़ के PJ क्यों बन रहा है? तो बताओ जल्दी से, फटाक से। क्योंकि सर दिन में तो PP इनएक्टिव, क्योंकि दिन को पेप्केज, पीपी कहता है भोंट, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेप्केज दिन को पेप्केज इनएक्टिव होता है केम प्लांट में और दिन को रुबिस्को एक्टिव होता है। सिंपल सा जवाब है, बोलो कितना आसान है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इस मीटिंग में नहीं पाएगा, अगला मीटिंग में 4-5 मिनट के लिए क्रिएट करूंगा, ठीक है। आप इसको जब तक के बाद जल्दी से देख लो, अगला मीटिंग 4-5 मिनट के लिए मैं क्रिएट करूंगा अभी।